इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीड एडवाइजरी सिस्टम की। और सीड एडवाइजरी सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, हम पूरे सिस्टम को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन-कौन सी टर्म्स इसमें यूज़ हो रही हैं, कितने टेबल्स बनेंगे, कितने एट्रीब्यूट्स होंगे और किस तरीके से पूरा सिस्टम जो है वो वर्क करेगा। अच्छा, इसमें भी हम सारी इसकी यूएमएल डायग्राम्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे, कुछ 1-2 से हम ये भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारी यूनिट डायग्राम है, जो हम मोस्टली हर सिस्टम में ही बनाते हैं, वो होती है यूज़ केस डायग्राम। तो सबसे पहले उसी को देख अच्छा, जैसे कि हम पिछली सीरीज़ में जो हमने वीडियोस बनाई थी, उसमें क्या कहते हैं, सारी हम यूज़ केस, क्लास डायग्राम, ईआर डायग्राम को थोड़ी हमने डिस्कस किया था। उसमें सारी डिटेल दी थी, इनके डेफिनेशंस, इनके एलिमेंट्स और हर चीज़ को हमने अच्छे से कवर किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, तो प्लीज़ कंपल्सरी है कि आप पहले जाके वो वीडियो देखें, ताकि आपको इस वीडियो में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, इस डायग्राम में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, जैसे यूज़ केस यूज़ हो रहा है, एडमिन एक एक्टर यूज़ हो रहा है और ये कनेक्शन के लिए हम एसोसिएशन का एरो यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ आए और कौन-सी डायग्राम किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, ये भी आपको अच्छे से समझ आएगा अगर आप पीछे से पूरी सीरीज़ देखें। अच्छा, यूज़ केस डायग्राम क्या होती है? यूज़ केस डायग्राम हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि यूज़ केस डायग्राम जो होती है वो हमें सिस्टम के एक्टर्स और उनके एक्शन जो होते हैं उनके बारे में डिफाइन करती है कि सिस्टम कौन-कौन से एक्शन सिस्टम में कौन-कौन से एक्टर्स हैं और वो क्या एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि इस सिस्टम में हम लोग अ, एक्शन की तरतीब नहीं देखते। हम ये नहीं देखते हैं कि कौन सा स्टेप पहले परफॉर्म हो रहा है, कौन सा बाद में। बस हमें सिर्फ यही देखना होता है कि कौन सा एक्टर कौन-कौन से एक्शन परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, इसमें अब हम देखते हैं कि एडमिन क्या कर रहा है सबसे पहले। सबसे पहले तो एडमिन जो है वो लॉगिन पे आएगा, ठीक है? हमारे पास 3 एक्टर है इसके अंदर, एडमिन, फार्मर और एक्सपर्ट। हम ये भी देखेंगे कि ये 3 एक्टर्स क्यों हैं हमारे पास इससे ज़्यादा क्यों नहीं है, इससे कम क्यों नहीं है। तो हम देखिए कि हमने अपने सिस्टम का स्कोप कितना सा रखा हुआ है और ये 3 एक्टर क्या-क्या कर रहे हैं। पहला तो हमारे पास एडमिन है जो कि लॉगिन कर रहा है, ठीक है, सिस्टम में। अच्छा, सिस्टम में लॉगिन करने के बाद वो सीड को मैनेज करेगा। अब सीड के मैनेज करने के अंदर ऐड भी कर सकता है वो सीड को, ठीक है। ऑब्वियसली हर सीड का एक नेम होगा, उसकी डिटेल होगी, डिस्क्रिप्शन होगा, तो वो जो एडमिन है वो उसे ऐड करेगा, ठीक है। उसको अपडेट भी कर सकता है, अगर वो उसको फ्यूचर में कुछ चेंजेस करना चाहे उसकी डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में कुछ भी चेंज करेगा, अपडेट कर सकता है उसे डिलीट भी कर सकता है और वो यूज़र को मैनेज कर सकता है। जो भी यूज़र उस सिस्टम में एंटर होगा, चाहे वो एक्सपर्ट है या फार्मर है या कोई भी है, उसको वो वहाँ से मैनेज कर सकता है, मतलब उसको ऐड, अपडेट और डिलीट कर सकता है और उसके बाद वो रिपोर्ट जनरेट कर सकता है। डेफ़िनेटली जब एक सीड ऐड करेगा, उसकी डिस्क्रिप्शन, टाइटल और हर चीज़ ऐड करने के बाद वो उसकी रिपोर्ट जनरेट कर सकता है, ठीक है? तो ये था एक एडमिन का वर्क, एडमिन क्या-क्या कर सकता है इसमें। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि फार्मर क्या कर सकता है इस सिस्टम में, ये किस किस किस्म के सिस्टम होगा। फार्मर भी एज़ इट इज़ सबसे पहले तो वो अपने आप को रजिस्टर करेगा और उसके बाद लॉगिन कर लेगा, ठीक है। लॉगिन करने के बाद फार्मर के 2 ही काम होंगे क्योंकि उसे सीड की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा सीड की इन्फॉर्मेशन के लिए और उसके बाद रिसीव कर लेगा। अगर उसको कोई रिकमेंडेशन दे दी जाएगी, तो वो उसको रिसीव कर लेगा। उसके बाद आता है हमारे पास एक्सपर्ट। एक्सपर्ट भी एज़ इट इज़ सबसे पहले लॉगिन करेगा या सिस्टम में एंटर होगा किसी भी तरीके से रजिस्टर करके, लॉगिन करके और उसके बाद वो देखेगा कि सीड उसकी इन्फो क्या आई दी है उसके सामने, ठीक है? या उससे क्या पूछा जा रहा है, तो वो उसको व्यू करेगा और उसके बाद उसको रिकमेंडेशन जो है ना वो प्रोवाइड कर देगा। अच्छा, अब ये सिस्टम कौन लोग यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो आपसे इसका पर्पस पूछा जाएगा ना, यूज़ केस डायग्राम पे भी बहुत बाद में आएँगे वो। सबसे पहले तो आपसे पर्पस पूछेगी कि आपने ये सिस्टम क्यों चूज़ किया है। तो आपने कहना है कि आपने रियल वर्ल्ड का ये सिस्टम इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ये लोगों के लिए बेनिफिट है, ठीक है, बेनिफिट प्रोवाइड करता है और हेल्पफुल है। अब किन के लिए हेल्पफुल है? ये स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है, ठीक है, और डॉक्टर और साइंटिस्ट के लिए हेल्पफुल है। ठीक है? और ये हर उस इंसान के लिए हेल्पफुल है जो मतलब प्लांट वगैरह की नेचर से मोहब्बत करता है। अब जैसे कि हम हमारा एज़ अ कंट्री हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं, ठीक है? तो हमारे वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में जैसे पौधे वगैरह बहुत हैं और कनक वगैरह, मतलब कि पूरा हमारा ना ज़राअत के हवाले से पूरा कंट्री है। तो उस हवाले से कौन-कौन से बीज हमें
बेहतर हैं, कौन-कौन से यूज़ करने चाहिए, किसकी क्वालिटी कैसी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इस तरह की वेबसाइट का बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हर तरह की इन्फॉर्मेशन हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है, तो वो भी इस सिस्टम को यूज़ कर सकता है इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। अगर कोई एक्सपर्ट है जो कि किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहा है, तो वो भी यूज़ कर सकता है। वो दूसरे एक्सपर्ट से आके राय ले सकता है, उनसे रिकमेंडेशन ले सकता है। और फार्मर तो ज़ाहिर-सी बात है यूज़ कर ही सकते हैं, क्योंकि उनको तो अपनी क्वालिटी के साथ-साथ क्वांटिटी भी अच्छी करनी होती है, अपनी जो भी चीज़ वो उगा रहे हैं। तो उसके लिए भी वो ये यूज़ कर सकते हैं कि कौन-सा जो सीड है उनके लिए बेटर होगा, बेटर परफॉर्मेंस उनको प्रोवाइड करेगा। तो ये था बेसिकली इसका पर्पस। ये जो सिस्टम है ना, ये एक रियल वर्ल्ड सिस्टम है, जो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये आपने इसके उसमें कहना है। अच्छा, नेक्स्ट डायग्राम जो है ना, वो है डीएफटी डायग्राम। ये देखने में ज़रा कॉम्प्लिकेटेड लग रही थी, तो इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। वरना डीएफटी डायग्राम में ऐसा कुछ होता नहीं है कि हम इसको मतलब समझें। ये ऑटोमेटिकली आपको देखने से ही समझ आ जाती है। अच्छा, इसमें कुछ ज़्यादा एरोज़ यूज़ हो रहे थे और कुछ चीज़ें यूज़ हो रही थी, तो मैंने कहा इसको हम चूज़ करके इसको थोड़ा-सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। अच्छा, हमारे पास देखिए एक्टर तो वही है। अच्छा, अब हमारे पास 2 तरह की डायग्राम होती हैं जो हमें फ्लो बताती हैं डाटा का। एक तो होती है डीएफटी और दूसरी होती है हमारे पास एक्टिविटी डायग्राम। वो भी हमें एक्टिविटी की सूरत में बेसिकली फ्लो बता रही होगी। अब इन दोनों में डिफ़रेंस क्या है? हम डीएफटी क्यों यूज़ करते हैं? एक्टिविटी किस लेवल पे यूज़ होता है? डीएफटी में अगर आप लोग देखेंगे ना, तो पूरी डायग्राम में सिर्फ़ डाटा का फ्लो बताया जा रहा है कि कहाँ से डाटा आ रहा है और कहाँ से वापस जा रहा है। लेकिन एक्टिविटी डायग्राम में बेसिकली आपको डिसीजन मेकिंग की जो पावर होती है ना, वो उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, वो ज़्यादा बताई जाती है उसमें। उसमें हम डिसीजन ले सकते हैं। तो अच्छा, हम सबसे पहले देखते हैं कि फार्मर क्या कर रहा है। ये देखिए ऊपर वाला एरो जो है ना, वो यहाँ पे नीचे की तरफ आ रहा है। ये एक अ बना हुआ है रजिस्टर और लॉगिन का। एक रेक्टेंगल में लिखा हुआ है, इसके ऊपर लिखा है रजिस्टर और लॉगिन। मतलब कि सबसे पहले वो अपना डाटा देगा, रजिस्टर करेगा या लॉगिन करेगा। रजिस्टर करेगा सबसे पहले, ठीक है। अब जैसे उसने रजिस्टर कर लिया, तो उसके बाद लॉगिन के लिए इसी टेबल से उसकी जो इंफॉर्मेशन है ना, वो ऑथेंटिकेट की जाएगी, वेरीफाई की जाएगी और फार्मर को लौटा दी जाएगी। और जब फार्मर को लौटाई जाएगी, तो उसके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो फार्मर का इतना सा काम था, ये क्या। अच्छा, अब दूसरा काम क्या कर रहा है फार्मर? दूसरा काम क्या कर रहा है? ये कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है रिकमेंडेशन के लिए, ठीक है। ये देखिए ऊपर से एरो नीचे की तरफ आ रहा है कि इसने रिक्वेस्ट किया है रिकमेंडेशन के लिए। इससे पहले कि इसे रिक्वेस्ट वापस करें, हम ये देखते हैं कि रिक्वेस्ट वापस कर कौन रहा है। तो यहाँ पे है एक्सपर्ट। एक्सपर्ट देखें, यहाँ से ये एरो जा रहा है बिल्कुल इस तरह। इसने किया प्रोवाइड रिकमेंडेशन, ठीक है। ये जो फार्मर ने रिक्वेस्ट की थी रिकमेंडेशन की, उसका आंसर किसने किया है? एक्सपर्ट ही। एक्सपर्ट ने उसका आंसर किया है, वो रिक्वेस्ट जो थी वो वापस वापस चली गई। ये देखिए यहाँ से वो वापस चली गई उसके, मतलब रिक्वेस्ट का जो आंसर था वो वापस चला गया फार्मर को। अच्छा, उसके बाद ये एडमिन एडमिन क्या-क्या काम परफॉर्म कर रहा है? इसमें भी 2-3 एरो हैं जो नज़र आ रहे हैं आपको। सबसे पहला एरो जो है ये फर्स्ट वाला ये क्या कर रहा है? मैनेज कर रहा है यूज़र को। देखिए वहाँ लिखा भी हुआ है मैनेज यूज़र सीड्स और कन्फर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो सीड्स को और यूज़र को मैनेज कर रहा है। उसके बाद रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर रहा है, ठीक है। जो भी रिक्वेस्ट आती है फॉरवर्ड की, वो उसको फॉरवर्ड करता है, वापस इस तरफ जा रहा है। थर्ड एरो वापस इस तरफ आ रहा है, जनरेट कर रहा है रिपोर्ट को और रिपोर्ट जनरेट होकर किसके सामने आती है? एडमिन के सामने शो होकर आती है, ठीक है। तो ये जो वापसी का एरो है, ये बेसिकली ये बताता है कि आपके सामने कौन-सा पेज ओपन होकर आ जाता है। तो पूरा डाटा का ना फ्लो दिखाया जा रहा है कि बेसिकली आपका सिस्टम किस तरीके से वर्क करेगा, डाटा कहाँ से आएगा और किस तरीके से वापस वो आपको शो करवाया जाएगा। तो ये थी डीएफई डायग्राम। इसमें कुछ ऐसा होता नहीं है कि जो मुश्किल हो या समझ ना आए, ये तो एरोज़ ही होते हैं, आपको सिर्फ डाटा का फ्लो जो होता है वो समझना होता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एक्टिविटी डायग्राम। हाँ, अब एक्टिविटी डायग्राम में देखते हैं। अच्छा, ये एक्टिविटी डायग्राम है, फुल सिस्टम की नहीं है, ठीक है। आपने अगर इसमें गौर किया होगा, तो इसमें सिर्फ हमारे पास एक ही मॉड्यूल जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं और वो मॉड्यूल किसका है? वो मॉड्यूल है यहाँ पे यूज़र का, ठीक है। यूज़र का अब देखते हैं कि वो यूज़र कौन-सा है, वो यूज़र है फार्मर। यूज़र तो कोई भी होता है ना जो आपकी वेबसाइट यूज़ करे, लेकिन उसकी स्पेसिफिकेशन ज़रूरी है कि वो कौन-सा यूज़र है, फार्मर है, एक्सपर्ट है या एडमिन है। तो यहाँ पे जो यूज़र है ना, वो आपका है फार्मर। हमने सिर्फ़ एक फार्मर की एक्टिविटी को के ऊपर फ़ोकस किया, जो बाकी एक्टिविटीज़ थी उसके ऊपर फ़ोकस नहीं किया। ज़रूरी नहीं होता कि आप हर डायग्राम की कंप्लीट पूरे प्रोजेक्ट की डायग्राम बनाएँ। आप किसी एक एक्टिविटी को उठा के, एक मॉड्यूल को उठाकर उसकी भी एक्टिविटी डायग्राम बना सकते हैं।
तो इसमें हम सबसे पहले लॉगिन किया सिस्टम में, अगर तो यूज़र वैलिड है, वेरीफाई हो गया तो येस की तरफ, नहीं तो नो की तरफ जाएगा और लॉगिन पेज पे उससे एरर शो होगा और एक्टिविटी उसकी वहीं पे एंड हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक्टिविटी एंड हो गई। ये तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है एक्टिविटी का। उसके बाद अगर येस है तो वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट फॉर्म पे जाएगा, मतलब जहाँ पे उसने अपने सीट की इन्फॉर्मेशन देनी है या सर्च बार होगी कोई, तो उसमें टाइप करेगा कुछ क्रॉप के बारे में, अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देगा कि वो किस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाह रहा है और रिक्वेस्ट को सबमिट कर देगा। अब देखिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, वहाँ पर क्या था, सिर्फ फ्लो बताया जा रहा था कि फार्मर आएगा, रिक्वेस्ट करेगा और उसको वापस रिक्वेस्ट का आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ एग्जैक्टली हर चीज़ बता रहे हैं कि फार्मर आएगा, सबसे पहले फॉर्म फिल करेगा, ऑब्वियसली उसे डिटेल तो देनी है कहीं ना कहीं। यहाँ पहले सर्च करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, सीड का नेम दे के क्रॉप टाइप देगा, उसकी डिटेल देगा, फिर उसके बाद रिक्वेस्ट को सबमिट कर देगा और जैसे ही वो सबमिट करेगा, अगर तो रिक्वेस्ट सेव हो गई सक्सेसफुल तो येस की तरफ चला जाएगा। अगर उसकी रिक्वेस्ट जो है वो सेव ना हुई, क्योंकि जहाँ पे हम सबमिट रिक्वेस्ट करेंगे ऑब्वियसली वहाँ पे कोई इनपुट होगा या फिर कोई बटन लगा हुआ होगा। अगर तो उस बटन के पीछे जो जावास्क्रिप्ट आपने लगाई है वो अच्छे से रन कर रही है तो डेफिनेटली रिक्वेस्ट जो है वो सेव हो जाएगी, और अगर वो अच्छे से रन नहीं करी तो फिर वो डिसीजन नो की तरफ चला जाएगा। आपको वहाँ एरर शो करवाना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पे ये बटन लगाया होगा वहाँ पे आपको कुछ कोडिंग ऐसी करनी होगी कि अगर तो सक्सेसफुली रिक्वेस्ट जो है वो एडमिन की तरफ चली जाए तो वो यस आपको शो कराए, और अगर नहीं जाती तो आपको कुछ ऐसा शो कराए, आपको एटलीस्ट पता चल जाए कि आपकी रिक्वेस्ट एडमिन के पास नहीं गई। आप ऐसा ना हो कि रिक्वेस्ट भेज के बैठ जाएं और इंतज़ार करते हैं, क्या पता आपके कोड में कोई एरर हो या सिस्टम में कोई एरर आ रहा हो जिसकी वजह से रिक्वेस्ट ना पहुंची और आपको मैसेज ही ना शो हो कि वो पहुंची है या नहीं पहुंची। तो ये इसका बेसिक पर्पज़ होता है डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे ये डिसीजन मेकिंग करता है। इस एक्टिविटी डायग्राम से हमें पता चलता है कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमने डिसीजन लेना है, येस और नो की कंडीशन लगानी है, इफ और इफ एल्स की कंडीशन लगानी है, जिससे हमारा कोड जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज होगा। ठीक है, अगर तो येस की तरफ आता है तो रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगी एक्सपर्ट रिकमेंडेशन के लिए, और वो वेट करेगा कि रिकमेंडेशन उसे दी जाए, और जब रिकमेंडेशन आ जाएगी उसके पास तो वो उसे व्यू करेगा। यहाँ पे देखिए किसी और का एक्टिविटी का जिक्र ही नहीं किया हुआ, ना फॉर्म एडमिन की ना ही एक्सपर्ट की, या जो भी एक्टिविटी है वो फार्मर की है कि फार्मर बेसिकली क्या परफॉर्म कर। तो ये एक्टिविटी डायग्राम थी इसकी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्लास डायग्राम। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि क्लास डायग्राम के बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज़ों को देखते हैं। हर चीज़ को एज अ ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर करना होता है, चाहे वो कोई भी प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, एट्रीब्यूट्स है, कुछ भी है, तो हम उन सबको एज अ ऑब्जेक्ट लेकर चलते हैं। मैथड को, इसके मैथड देखते हैं कौन कौन से मैथड जो है वो परफॉर्म होंगे इसके अंदर। अब जैसे एक हमारे पास लॉगिन की क्लास है और उसके नीचे 3 क्लासेस हैं, सामने नज़र आ रही है, एक एडमिन की, फार्मर की और एक्सपर्ट की। अब आप ये देखिए, ये जो इसके सामने एरो बना हुआ है, ये बेसिकली एम्प्टी है, और ये एम्प्टी एरो का मतलब क्या होता है, मैं पहले बता चुकी हूँ पिछली डायग्राम्स में, जब मैंने क्लास डायग्राम जो थी वो हमने थोड़ी देखी थी पूरी, तो उसमें हमने इसके सारे एलिमेंट्स को कवर किया था, जिसमें हमारे पास 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट थे वो आए थे। एक जनरलाइजेशन का, दूसरा हमारे पास एग्रीगेशन का और तीसरा कंपोजिशन का। तो जनरलाइजेशन जो होती है वो बेसिकली इनहेरिटेंस से निकला है। इसका मतलब ये है कि पैरेंट चाइल्ड का रिलेशन होता है। ठीक है, जो चीज़ पैरेंट में होगी वो चाइल्ड में भी ऑब्वियसली होगी। और उसके बाद जो हमारे पास एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट था, उसका ये मतलब था कि कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं जो अगर ना भी रहें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उनके लिए हम कौन सा एलिमेंट यूज़ करते हैं, कि जैसे डायमंड है ना, कि डायमंड अगर एम्प्टी है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट है। मतलब कि अगर वो क्लास वहाँ नहीं भी होगी तब भी हमारा सिस्टम जो है वो वर्क कर सकता है। लेकिन ये जो डायमंड है जो फिल्ड होता है, तो इस डायमंड को कहते हैं कंपोजिशन, और ये डायमंड ये शो करवाता है कि अगर आपकी क्लास जो है वो नहीं रहेगी तो दूसरी क्लास भी नहीं रह सकती, मतलब वो उसके विदाउट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। तो शुरू से अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए तीनों का एरो जो है ना वो एम्प्टी, इसका मतलब है ये तीनों क्लासेस जो है ना वो इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं, यहाँ पे जनरलाइजेशन और इनहेरिटेंस हो रही है। अब ये कैसे डिपेंडेंट है, मैं आपको इसका फ्लो बताती हूँ। डाटा सबसे पहले, जैसे कि हमने डाटाबेस बनाई है तो हमें पता है कि डाटाबेस में डाटा कैसे जाता है। तो सबसे पहले जब आप साइन अप करेंगे, साइन अप के पेज पे, साइन अप का पेज ही होगा ऑब्वियसली, सबसे पहले साइन अप करेंगे तो अगर एज अ एडमिन का रोल चूज करके आप साइन अप करते हैं, ये देखिए यहाँ रोल लिखा हुआ है, अगर एडमिन का रोल चूज करके साइन अप करते हैं तो एडमिन के टेबल में जाएगा डाटा।
फार्मर का चूज़ करके करते हैं तो फार्मर में जाएगा, एक्सपर्ट का करके करते हैं तो एक्सपर्ट में जाएगा। अब इन तीनों में तो चला गया, तो लेकिन जब ये लॉगिन करने लगेगा टेबल, तो उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने किस टेबल में लॉगिन करना है? क्योंकि हमारे पास तो 3 टेबल हैं। तो इस वजह से हमने एक लॉगिन का टेबल बनाया जिसमें हमने रोल रखा है, एक एट्रीब्यूट रखा है रोल, जहाँ से वो आइडेंटिफाई करेगा कि इसने किस टेबल में लॉगिन करना है। ठीक है, कौन सा ऐसा डैशबोर्ड है जिसके ऊपर ये जाना चाहता है, और इस रोल डिफाइन होगा तो वो डैशबोर्ड भी डिफाइन हो जाएगा। तो फिर ये टेबल जो है ना पेरेंट है, अगर ये टेबल नहीं होगा तो ये तीनों टेबल लॉगिन तो कर ही नहीं सकते, साइन अप तो कर लेंगे लेकिन लॉगिन नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये देखिए इसमें हमने बेसिक डिटेल डाली हुई है और इनमें थोड़ी-थोड़ी एक्स्ट्रा भी है, कॉन्टैक्ट स्टेटस वगैरह, क्या स्पेशलाइज़ेशन। अब एक्सपर्ट सिर्फ एक तो नहीं होगा, बहुत सारे होंगे और हो सकता है कि हमें वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे एक्सपर्ट की इन्फॉर्मेशन ढूँढनी हो, हमें उनसे कॉन्टैक्ट करना हो, तो उनकी इन्फॉर्मेशन हम एक अलग टेबल में स्टोर रखेंगे। अगर हम इसी टेबल में लॉगिन का भी जो सेशन है वो भी क्रिएट कर लेते हैं तो फिर ज़रा इन्फॉर्मेशन जो है ना हमारी डिसमिस सी हो जाएगी। इस वजह से हमने लॉगिन का टेबल अलग बनाया है और इन तीनों को उसके ऊपर डिपेंडेंट रखा है लॉगिन के लिए। उसके बाद हमारे पास जो एक्सपर्ट है, सबसे पहले फार्मर आएगा और वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि उसको सीड की इन्फॉर्मेशन चाहिए। सबसे पहले तो फॉर्म फिल करके रिक्वेस्ट ही करेगा। अब जब वो रिक्वेस्ट कर रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि रिक्वेस्ट का टेबल क्या कहते हैं एग्जिस्ट करे विदाउट फार्मर के? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अगर रिक्वेस्ट का टेबल या रिक्वेस्ट की क्लास जो है वो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन फार्मर नहीं है, तो उस क्लास को हैंडल कौन कर रहा है? कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि रिक्वेस्ट तो फार्मर ने ही करनी है ना, या फार्मर होगा या कोई और स्टूडेंट होगा या एक्सपर्ट होगा या कोई यूज़र होगा। तो कोई एक टेबल तो ऐसा होना चाहिए जो क्या कहते हैं रिक्वेस्ट करें। तो ये जो है ना, ये दोनों टेबल जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं और रिक्वेस्ट का टेबल फार्मर के ऊपर डिपेंडेंट है और ये डायमंड भी यही शो करवाया है। इनमें वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। अच्छा, अब एडमिन का टेबल जो है वो सीड का टेबल एडमिन में डिपेंडेंट है। अब ये कैसे? अब देखिए सीड के टेबल में हम सीड की इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करते होते हैं कि सीड की टाइप क्या है, नेम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है और किस चीज़ के लिए वो यूज़ होता है। हर चीज़ उसकी मतलब उसमें बताएँगे। तो अब अगर हम सीड का टेबल तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन एडमिन का टेबल नहीं है, तो फिर सीड की इन्फॉर्मेशन कौन ऐड करेगा कि हमारी वेबसाइट के ऊपर या हमारे सिस्टम में किस किस्म के सीड जो हैं उनकी हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं? तो वो तो कोई नहीं है। यहाँ पे एक्सपर्ट तो ऐड कर नहीं रहा, यहाँ पे एडमिन कर रहा है ना ऐड। तो इसलिए ये जो दोनों टेबल है ना, सीड जो है वो एडमिन पे डिपेंडेंट है। रिकमेंडेशन जो है वो एडमिन पे डिपेंडेंट है, क्योंकि एडमिन जो है वो उसको अप्रूव करेगा तभी रिकमेंडेशन जो है वो नेक्स्ट आगे शो होगी। अब सीड का टेबल भी रिकमेंडेशन का टेबल सीड के ऊपर डिपेंडेंट है। अब ये कैसे डिपेंडेंट है? अब अगर देखें फॉर एग्जांपल कि सीड का टेबल जो है वो एग्जिस्ट ना करे। पहले हम कह रहे थे कि एडमिन का टेबल एग्जिस्ट ना करे, जो सीड जो है वो नहीं हो सकता, सीड का टेबल या क्लास नहीं हो सकती। अब अगर हम कह रहे हैं कि सीड का जो क्लास है वो ना हो, तो रिकमेंडेशन हमारी कुछ काम आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि जब फार्मर आपसे रिक्वेस्ट करेगा तो किसी सीड के नेम को चूज़ करेगा लाज़मी कि मुझे इस सीड की इन्फॉर्मेशन चाहिए, या उसका नेम राइट करेगा। और वो कहाँ से आएगा नेम? वो सीड के टेबल में से आएगा। फार्मर ऐसा नहीं हो सकता कि रैंडमली आकर किसी भी सीड के बारे में पूछे, वो सिर्फ उन्हीं सीड्स के बारे में पूछ सकता है जो उस वेबसाइट पर अवेलेबल होंगी, क्योंकि हमारे पास उन्हीं की इन्फॉर्मेशन होगी। अगर कोई वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीड के बारे में पूछता है तो डेफिनेटली हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? एट द मोमेंट फ़ौरन-फ़ौरन हम उसको कैसे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं? जो सीड हमारे सिस्टम में स्टोर होंगी, उन्हीं की इन्फॉर्मेशन आके हमसे पूछेगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर सीड का टेबल नहीं होगा तो रिकमेंडेशन का टेबल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि सीड है ही नहीं तो रिकमेंड किसको करेंगे? हाँ, कौन से सीड को रिकमेंड करेंगे? और यहाँ से भी ऐसे ही है कि एक्सपर्ट जो अगर नहीं है, अगर एक्सपर्ट नहीं है तो रिकमेंडेशन का टेबल तब भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। या सीड की क्लास ना हो या एक्सपर्ट की क्लास ना हो तो रिकमेंडेशन का टेबल जो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर रिकमेंडेशन का टेबल है, सीड भी है, हम एक सीड को रिकमेंड तो कर सकते हैं लेकिन वो रिकमेंड करने के लिए हमारे पास कोई एक्सपर्ट तो होना चाहिए जो उस चीज़ को वाज़ह तौर पे बताए कि ये सीड जो है वो इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। या अगर आप कोई एडवाइस माँग रहे हैं कि मैं इस तरह के मौसम में और इस तरह की ज़मीन पे ऐसी चीज़ या ऐसा सीड यूज़ कर सकता हूँ, तो वो चीज़ कोई एक्सपर्ट ही आपको बताए। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। इसमें हम जनरलाइज़ेशन देखते हैं, कंपोज़िशन देखते हैं, मतलब इनहेरिटेंस ज़्यादा हम इसमें देखते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे फोकस करते हैं। हर चीज़ को एज़ अ ऑब्जेक्ट लेते हैं। कौन-सी क्लास जो है वो कौन से मेथड परफ़ॉर्म करेगी, वो भी यहाँ पे नीचे देखें लिखे हुए हैं कि जो-जो मेथड जो है उसने परफ़ॉर्म करने हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में आती है ईआर डायग्राम। अब जो ईआर डायग्राम होती है उसमें हम सबको पता है कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर देखते हैं। बेसिकली हम ईआर डायग्राम बनाते ही इसलिए हैं,
इसको डेटाबेस का डिज़ाइन भी कहते हैं। मैं बार-बार बता चुकी हूँ कि इसको डेटाबेस का डिज़ाइन भी कहते हैं, क्योंकि ईआर डायग्राम जो होती है वो ट्रेडिशनल तरीके से बनाई जाती है, लेकिन वो आजकल इतनी यूज़ नहीं होती, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा हाई लेवल की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। अगर हम उसे बना भी ली तो वो हमें मुकम्मल डिटेल नहीं देती है। ईआर डायग्राम का मकसद तो यही है कि ये हमें डेटाबेस का स्ट्रक्चर दिखाए। लेकिन अगर हम ईआर डायग्राम आजकल ट्रेडिशनल वे से बनाते हैं तो वो हमें इतना हाई लेवल का कॉन्सेप्ट नहीं देती कि हम प्रॉपर पूरा डेटाबेस उससे बना लें। तो जो डेटाबेस का डिज़ाइन होता है ना, इसमें हमारे पास हर चीज़ आ जाती है। डाटा टाइप्स आ जाती हैं, प्राइमरी की आ जाती है, फॉरेन कीज़ आ जाती है। अब ये रिलेशन तो इनका वही है। देखिए, एडमिन, फार्मर और एक्सपर्ट, ये तीनों किस पे डिपेंडेंट है? लॉगिन पे। देखिए, लॉगिन हैज़ अ एडमिन, लॉगिन हैज़ अ फार्मर, लॉगिन हैज़ अ एक्सपर्ट। तो इसका मतलब है कि लॉगिन ने इन तीनों टेबल को अपने पास रखा हुआ है। तो वही इनकी सबकी आइडेंटिफिकेशन जो होगी वो लॉगिन के टेबल से होगी। अच्छा, अब इनमें आइडेंटिफिकेशन होगी कैसे? देखिए ना, हम यही पहले बात कर रहे थे कि एडमिन का टेबल जो है उसमें पहले इन्फॉर्मेशन आएगी, लेकिन जब वो लॉगिन करने लगेगा तो वो फिर लॉगिन के टेबल से अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करवाएगा। वो कैसे करवाएगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए, लॉगिन आईडी जो है फॉरेन की लगी हुई है। इस टेबल में भी फॉरेन की लगी हुई है, इस टेबल में भी फॉरेन की लगी हुई है, एक्सपर्ट के भी। इसका ये मतलब है कि इस टेबल के अंदर रहते हुए आप लॉगिन के टेबल को यहाँ पर एक्सेस कर सकते, ठीक है? क्योंकि हमने फॉरेन की यूज़ की है। अच्छा, नेक्स्ट रिलेशन वही है, वन टू मैनी का रिलेशन है। यहाँ भी वन टू मैनी का रिलेशन है रिकमेंडेशन के साथ ही। बस आपको इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ है प्राइमरी की और फॉरेन की। क्लास डायग्राम और ईआर डायग्राम बहुत हद तक मतलब मिलती-जुलती होती हैं, सिवाय एक चीज़ के, और वो चीज़ ये होती है कि ईआर डायग्राम में हम मेथड नहीं बताते, हम बताते हैं प्राइमरी और फॉरेन की का कौन-सा है। और क्लास डायग्राम में हम बताते हैं मेथड साथ में, और पब्लिक प्राइवेट का भी हम कॉन्सेप्ट उसमें बताते हैं कि कौन से हमने मेथड पब्लिक रखे हैं और कौन से प्राइवेट रखे। अच्छा, अब इसमें देखिए कि यहाँ पे ये जो एडेड बाय है ना, ये फॉरेन की है, रेफर्स टू एडमिन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने फॉरेन की किसकी ऐड की है? एडमिन की। सीड को सिर्फ एडमिन ही ऐड कर सकता है और कोई ऐड नहीं कर सकता। ये एडमिन आईडी है ना, तो ये जो है ना फॉरेन की यहाँ पर ऐड हुई है एडमिन की तरफ से। और इस टेबल में, फार्मर के टेबल में, ये हम डिस्कस कर चुके हैं रजिस्टर रिक्वेस्ट का टेबल। अब रिक्वेस्ट के टेबल में कौन सी जो आईडी है वो फॉरेन की है? जब कोई फार्मर रिक्वेस्ट भेजता है, अब रैंडमली कोई बंदा आए हमारे सिस्टम पे और वो रिक्वेस्ट भेजे, मुझे अगर उसका नाम नहीं पता या उसकी आईडी नहीं पता, तो फिर मैं उसको आंसर कैसे करूँगी? मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, अगर फॉर एग्जांपल किसी ने कोई इनपुट यूज़ किया अपने सिस्टम में, वेबसाइट में कोई फॉर्म यूज़ किया और रैंडमली किसी ने भी आके वो फिल कर दिया। अब मैंने जब आंसर करना है, मेरे पास क्वेश्चन तो आ गया, लेकिन जब मैंने उसी बंदे को पॉइंट आउट करके आंसर करना है कि ये आंसर उनके क्वेश्चन का है, तो फिर मैं कैसे करूँगी? वो तो हमें पत वो तो हर रोज़ बहुत सारे लोग आकर क्वेश्चन करेंगे, तो आप तो आंसर करते जाओगे, करते जाओ, करते जाओगे। किसी को पता ही नहीं लगेगा कि कौन-सा आंसर था मेरे क्वेश्चन का। तो इसके लिए जो है ना, फार्मर की आईडी जो है वो फॉरेन की में होना ज़रूरी है कि जब रिक्वेस्ट आपकी वहाँ से जाए, तो उसके साथ-साथ आपकी आईडी भी वहाँ से जाए और एक्सपर्ट को पता हो कि इस आईडी को मैंने ये वाला रिप्लाई करना है, और जब वो आपके पास क्वेश्चन आंसर वापस आए, तब आप अपनी आईडी को देखें और वहाँ से अपना आंसर देखें कि ये आंसर मेरे लिए। तो ये इम्पोर्टेंट होता है इधर। इधर फॉरेन की इसलिए लगी हुई है रिक्वेस्ट के टेबल में। और उसके बाद रिकमेंडेशन के टेबल में तो सबकी फॉरेन की लगी होगी, रिक्वेस्ट की भी लगेगी, एक्सपर्ट की लगेगी, सीड की लगेगी। ये एक्सपर्ट की क्यों लगेगी? क्योंकि एक्सपर्ट जब रिकमेंडेशन देगा तो फार्मर को ये बात पता होनी चाहिए कि मुझे किस एक्सपर्ट ने रिकमेंडेशन दी है। और सीड की आईडी इसलिए लगी हुई है कि यहाँ पर हम जब फॉर्म फिल करेंगे तो हम सीड बताएँगे कि हम इस सीड के लिए ये रिकमेंडेशन दे रहे हैं। और फार्मर की आईडी इसीलिए होगी कि फार्मर को खुद को भी देखने में ईज़ी होगा कि ये मेरी आईडी है, तो इस वजह से ये मुझे शो करवाया जा रहा है। तो ये था पूरा सिस्टम सीड एडवाइजरी का। और इस सिस्टम में इतना कोई मुश्किल है नहीं। बस आपने 3 गोल डिफाइन करने हैं, एडमिन, फार्मर, एक्सपर्ट। वहाँ से एक फॉर्म जनरेट करेंगे। कोई भी सिस्टम हो, वो किसी भी सीड एडवाइजरी का सिस्टम है या कोई नॉर्मल सिस्टम है, उस पे फॉर्म लाज़मी बनता होता है। क्योंकि आप ये कंसीडर ही नहीं कर सकते कि कोई भी इन्फॉर्मेशन विदाउट इनपुट के, इनपुट का एक टैग होता है हमारे पास, विदाउट इनपुट के कोई आपको कुछ भी ना पूछ सकता, ना आप उसे बता सकते। तो कोई भी जो सिस्टम डायनामिक होता है उसमें हम इनपुट का यूज़ लाज़मी करते हैं। तो फॉर्म बनाएँगे, इसमें हम एक सिंपल सा जो रिक्वेस्ट जनरेट करेगा और जिसका आंसर जो है वो एक्सपर्ट जो है फॉर्मर को देगा। सिंपल सा ये सिस्टम था। अगर आप लोगों को समझ ना आए कुछ, तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं।